नमस्कार। कल हमने चर्चा की थी व्याकरण के पहले टॉपिक वर्णमाला पर, जिसमें हमने देखा था पहला हिस्सा स्वर का हमने विभाजन देखा था। स्वर भेद के आधार पर हमने 5 प्रकार देखे थे, जिसमें रचना के आधार पर हमने 2 प्रकार देखे थे, मूल स्वर और यौगिक स्वर। यौगिक स्वर का उपविभाजन दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर में देखा था। उच्चारण स्थान के आधार पर हमने स्वर का वर्गीकरण देखा था, जिसमें कंठ, तालु और ओष्ठ के आधार पर कंठ्य, तालव्य, ओष्ठ्य और कंठ तालव्य और कंठ ओष्ठ्य देखे थे। जीभ के आधार पर हमने देखा था पश्च स्वर, मध्य स्वर, अग्रस्वर। मुंह के खुलने बंद होने के आधार पर हमने 4 प्रकार देखे थे, विवृत, समृत, अर्धविवृत, अर्ध समृत। होठ के आधार पर वृत्ताकार और अवृत्ताकार देखे थे। आज चर्चा के दूसरे दिवस में हम देखेंगे व्यंजन को। स्वर के बाद में स्वरों की सहायता से उच्चारित ध्वनियाँ व्यंजन कहलाती है, जिसमें सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि आप स्वयं बिना किसी सहायता के कंप्लीट व्यंजन एक कोरे कागज़ पर लिखने का प्रयास करेंगे। आज के इस युग में हमने अपनी जड़ों को भुला दिया है और अत्यधिक सीखने की चेष्टा में हम भूल गए हैं कि हमारे मूल में कितना दम है। आज देखा जाए कि आप व्यंजन लिख पाते हैं कि नहीं, फिर हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। अब यहाँ से मैच कर लीजिए। सबसे पहले क वर्ग आता है, फिर च वर्ग आता है, फिर ट वर्ग आता है, फिर त वर्ग आता है, फिर प वर्ग आता है। क परिवार की बात करें तो क परिवार में क परिवार को हम कंठ्य में रखते हैं, अर्थात क परिवार का उच्चारण, क परिवार की ध्वनियों का उच्चारण कंठ से किया जाता है। क, ख, ग, घ। इनका उच्चारण करते समय हमारी ध्वनि कंठ में टकराती है। आप स्वयं इसका उच्चारण करके देख सकते हैं। अगर कंठ की जगह किसी और स्थान से टकरा रही है तो आपके स्वर तंत्र में गड़बड़ी है। तालव्य ध्वनियों की बात करें तो च, छ, ज, झ। इनका उच्चारण करते समय तालु के अंदर अपनी ध्वनि टकराती है, अर्थात जीभ का मूवमेंट होता है। मूर्धन्य की बात करें तो ट, ठ, ड, ड। अपनी जीभ का जो टकराना होता है वो मूर्धा की ओर होता है। दंत्य ध्वनियों की बात करें तो त, थ, द, ध, न के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और ये 4 जो है त परिवार के 4 व्यंजन दंत्य कहलाते हैं। पूर्णतः न भी दंत्य है। इनका उच्चारण करते तब हमारी जीभ दांतों की ओर स्पर्श करती है। प, फ, ब, भ, म ये ओष्ठ्य ध्वनियाँ हैं, अर्थात हमारे होठों का मिलन होता है, ऊपरी होठ और निचले होठ। इसको द्विओष्ठ्य भी बोला जा सकता है। अब हम इन्हीं परिवार की बात करें, क, च, ट, त, प। याद रखने के लिए कचोटता प्यारा ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं आप। 1 नंबर और 2 नंबर, अर्थात क, च, ट, त, प ये अघोष है। ख, छ, ठ, थ, फ ये भी अघोष है। घोष की बात करें या सघोष की बात करें तो ग, घ और पंचमाक्षर का परिवार का ये सारी ध्वनियाँ घोष में या सघोष में वर्गीकृत है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1, 3, 5, 1, 3 और 5 ये अल्प प्राण। प्राण का मतलब होता है उच्चारण में लगने वाला समय। क का उच्चारण में समय ख के बनिस्बत कम लगता है। च के उच्चारण में समय छ के बनिस्बत कम लगता है। इस प्रकार क, ग और पंचमाक्षर का परिवार का ये अल्प प्राण में आते हैं, और यही 1 नंबर के, 3 नंबर के और 5 नंबर के अल्प प्राण में। महाप्राण की बात करें तो जिनमें उच्चारण में समय ज़्यादा लगता है, जैसे ख, घ। इस प्रकार इनको महाप्राण में वर्गीकृत किया गया है। ये घोष है ध्वनियाँ, तो इनके आगे ये भी घोष, यह र, ल, व भी घोष में आती है और अल्प प्राण में आती है। श, स, ह।
ये अघोष में आती है। ये अंत्यस्थ स्वर है, अंत्यस्थ व्यंजन है। ये उष्म है, उष्म व्यंजन है। और ये संयुक्त अक्षर है जो किसी न किसी से मिल के बने हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्री का श्र। ये क हलंत श से बना है। ये त हलंत र से बना है। ये ज हलंत य से बना है, च वर्ग का पंचम अक्षर। ये श हलंत र से बना है। इस प्रकार हम एक व्यंजन को उठाते हैं, जैसे हमने ड को उठा लिया। ड को उठा के हम ड का परिचय लिखे तो ड मूर्धन्य स्वर, मूर्धन्य व्यंजन है, इसको मूर्धन्य बोला गया है। 3 नंबर के अंतर्गत है, अर्थात ये सघोष अल्प प्राण है, तो ये इसका परिचय है। जैसे ड मूर्धन्य है, सघोष है, अल्प प्राण है, वैसे ही किसी और ध्वनि को, जैसे हमने भ को लेके देखते हैं हम, तो भ क्या है? भ औष्ठ्य ध्वनि, भ औष्ठ्य ध्वनि है। घोष है कि अघोष है? तो घोष है या सघोष कह सकते हैं। अल्प प्राण है कि महाप्राण है? 4 नंबर महाप्राण। तो इस प्रकार ये इसका परिचय हो गया। ये ध्यान रखिए कैसे बनाएं, व्यंजन संधि के अंतर्गत ये काम आएंगे अपने आगे। फिर हम बात करते हैं एक नुक्ता जिसका प्रयोग होता है, जैसे ड और ढ। इन ध्वनियों को उत्क्षिप्त, ताड़नजात या द्वितत्व गुण कहा गया है। इनका परिचय भी वही है जो सामान्य ड का परिचय और सामान्य ढ का परिचय। मूर्धन्य, घोष, अल्प प्राण। ये मूर्धन्य घोष एक ही श्रेणी में और महाप्राण होगी ये ध्वनि। हम बात करते हैं उत्क्षिप्त, ताड़नजात या द्वितत्व गुण वाले व्यंजनों की। तो इनकी विशेषता ये है कि इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होगा, अर्थात ये शब्द की शुरुआत में नहीं आएंगे। जैसे डर, तो यहाँ डर में बिंदी नहीं आएगी। निडर, तो आप बोलेंगे फिर निडर तो बीच में है, मध्य में है, तो ये यौगिक, योग से बना है। डमरू, ढक्कन, पेड़ के अंत में बिंदी है। गढ़, जैसे सज्जनगढ़, तो ये अंतिम है, तो इसमें आ सकती है। और सड़क मध्यम है। अंग और अह ये अयोग वहा के तहत आते हैं। हमने कहा था ये बेसिक वर्गीकरण है, ये एक बेसिक वर्गीकरण है। इसमें कुछ एक अपवाद है जिसमें य और श को तालव्य ध्वनि बोला गया है। जैसे श मूर्धन्य के तहत आता है। न और स पहले दंत्य थे, जैसा कि हमने यहाँ देखा था कि न की बाद में चर्चा करेंगे। त, थ, द, ध, न, जैसे ही हम न का उच्चारण करते हैं ये वत्स की ओर चला जाता है, मतलब दांत के जस्ट ऊपर की ओर। र जो है मूर्धन्य है और लुंठित ध्वनि है। ल की बात करें तो वर्त से और पार्श्विक ध्वनि है। ह की बात करें तो घोष और अघोष है। तो इन ध्वनियों की अगर हम बात करें तो इनसे प्रश्न सामान्यतः पूछे जाते हैं, फिर चाहे वो आपके रीट की परीक्षा हो, चाहे फिर हिंदी विशेष पेपर के संदर्भ में पूछा जाता है। ऐसा ही में फ़िलहाल इसका प्रश्न नहीं आ रहा है, लेकिन बेसिक के तौर पे ये चीज़ अपनी होनी ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे, विशेष ध्यान रखेंगे, हमेशा बेटर विकल्प का चुनाव करेंगे। अगर विकल्प के अंदर दिया हुआ है हमें त, थ, द और न, इसमें अगर पूछा जाए कि कौन सी ध्वनि, जैसे कि ये त परिवार पूरा दंत्य है, तो इधर दे दे दंत्य नहीं है, दंत्य नहीं है। तो अपने पास में ये 4 विकल्प है। इन 4 विकल्प में हमें पता है कि न दंत्य नहीं है, ये वत्स में तब्दील हो चुका है, वर्तमान की स्थिति ये है। लेकिन यही चीज़ पूछी हो, यही प्रश्न रिपीट किया हो और विकल्प चेंज कर दिए हो और उसमें दे दिया जाए, जैसे हम कोई भी दूसरा ले लेते हैं, जैसे र मूर्धन्य है और या न नहीं है दंत्य, लेकिन दंत्य भी है अब वर्ड्स, लेकिन बेटर ऑप्शन की बात करें तो वो र हो जाएगा उत्तर। अर्थात हम हमेशा बेहतर विकल्प का चयन करेंगे।
इस चार्ट को आप बनाइए, इसकी फ्रेश PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगी। इस चार्ट को आप बनाइए और इसको याद कीजिए, क्योंकि इस पे व्यंजन संधि के क्वेश्चन टिके हुए हैं। इसके बेसिक क्वेश्चन जो आते हैं, बेसिक के क्वेश्चन के लिए ये ज़रूरी है। और इससे संबंधित क्वेश्चन के लिए मैं कुछ बुक्स आपको बता देता हूँ जो आपके पास में होनी चाहिए। एक तो जो सरकारी पुस्तक अर्थात सरकारी विद्यालय में जो मिल रही है 9वीं से 12वीं तक, एक पुरानी वाली और एक नवीन हिंदी व्याकरण करके दोनों है, दोनों पुस्तक आपके पास में होनी चाहिए। डॉक्टर हरदेव बहारी, इनकी पुस्तक आती लाल डायरी, जो चर्चा में रही थी, अर्थात वो लाल कलर के गत्ते की पुस्तक है। लाल डायरी दूसरा प्रकरण है। तो इससे संबंधित डॉक्टर हरदेव बहारी की कुछ पुस्तकें हैं 2-3, जिनके मैं फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूंगा ताकि आपको ख़रीदने में सुविधा हो। और अभ्यास के लिए आपको ख़रीदनी पड़ेगी पुस्तक मूमल की, जिसमें प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चंस हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसमें कुछ त्रुटियां हैं, जिन त्रुटियों को थोड़ा ध्यान में रख के कीजिएगा। अब हमने देखा है व्यंजन, आज कल के वीडियो में हमने स्वर देख लिया था। अब आगामी वीडियो में हम चर्चा करेंगे शब्दकोश की। आखिर कौन सा शब्द हिंदी की डिक्शनरी के अंदर सबसे पहला है और कौन सा शब्द अंतिम है। क्या अ से शुरू होता है, क्या ज्ञ पे ख़त्म होती है हिंदी की डिक्शनरी। सोचिए, विचार कीजिए। कल मिलते हैं टॉपिक शब्दकोश के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।